हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो चलिए बिना रुके वीडियो का स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे, वाक जोड़ ईसा वाग ईसा। यहाँ पे वाक क जो है व्यंजन संधि है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है और इसका स्वर वर्ण ई के साथ संधि होकर वागी सा हो गया है। मतलब यहाँ पे जैसे कि परिभाषा में आप लोग देख रहे होंगे, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ संधि हुई है। वाग जोड़ ईसा वागीसा, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या तो वाक जोड़ ईसा, एग्जाम में आप लोग का वाक जोड़ ईसा भी आ सकता है या वाग जोड़ ईसा भी आ सकता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों की हेल्प से हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो चलिए इन नियमों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक सूत्र होता है म अनुस्वार, अर्थात पदांत म के आगे कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। सम जोड़ हार, इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। सम जोड़ हार, संहार। यहाँ पे पदांत म है और इसके आगे व्यंजन वर्ण ह है, तो यहाँ पे अनुस्वार आदेश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे म का अनुस्वार हो जाएगा। तो सम जोड़ हार संहार, यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। ठीक है। ऐसे ही सम जोड़ सारा संसार, यहाँ पे पदांत म के आगे व्यंजन वर्ण स है, तो यहाँ पे म का अनुस्वार हो गया है। सम जोड़ हारा सम जोड़ सारा संसारा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नियम है समश्रुति। सम उपसर्ग के आगे, आप लोग उपसर्ग का मतलब समझते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है यदि उपसर्ग जो है धातुओं को के पहले लगकर उनके अर्थों को बदल देते हैं। उपसर्ग धातुओं के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है। सम उपसर्ग के आगे क्रि धातु से बना कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार और स का आगमन होता है। सम उपसर्ग है, उसके आगे क्रि धातु से बना हुआ कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार और स का आगमन हो जाता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सम जोड़ कृत संस्कृत, यहाँ पे आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत संस्कृत। ठीक है। यहाँ पे म है, सम उपसर्ग के आगे क्रि धातु से बना हुआ शब्द कृत है, तो सम जोड़ कृत संस्कृत हो जाएगा। यहाँ पे म का स हो जाता है, म का लोप और स का आगमन हो गया है संस्कृत। ठीक है। सम जोड़ कृति संस्कृति, एक अपवाद है सम जोड़ कार संस्कार। यहाँ पे क्रि धातु से बना हुआ शब्द नहीं है, फिर भी यहाँ पे म का लोप और स का आगमन हो गया है। अपवाद, आप लोग आई थिंक अपवाद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है,
मतलब इस डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर भी इस रूल से ये बना हुआ है। मतलब म का लोप हो गया है और यहाँ पे क्री धातु से बना हुआ शब्द जबकि नहीं है, फिर भी म का लोप और स का आगमन हो गया है। नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यदि प्रत्यय का मकार आगे रहे तो केवल पंचम वर्ण हो जाता है। यदि प्रत्यय का मकार आगे रहे तो केवल पंचम वर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, हम एक प्रत्यय और उपसर्ग, कारक वगैरह इन सब का अलग अलग वीडियो बना देंगे। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करें सबके बारे में तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बस इस रूल को समझने की कोशिश कीजिए। हम प्रत्यय के बारे में सिर्फ इतना उपसर्ग के बारे में जैसे बताए थे कि वो धातु के पहले लगता है, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें प्रत्यय के बारे में बता देंगे। यदि प्रत्यय का मकार आगे रहे तो केवल पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे चित्त जोड़मयम, चिन्मयम, यहाँ पे तो है और यहाँ पे म है, तो ये तो का पंचम वर्ण म हो गया है, क्योंकि परिभाषा में यही लिखा गया है कि यदि प्रत्यय का मकार आगे रहे, प्रत्यय का मकार आगे रहे तो केवल पंचम वर्ण हो जाता है, केवल पंचम वर्ण हो जाता है। तो का पंचम वर्ण न हो गया। तत् जोड़ मयम, तन्मयम, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। आई होप ऐसे कोई भी अब संधि विच्छेद आएंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे उसको। नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे अस्तो, अश्चुना, अश्चु, अर्थात सकार या तवर्ग के साथ सकार, यहाँ पे देखिए दंत स है और यहाँ पे तालव्य स है। सकार या तवर्ग के आगे सकार या चवर्ग का योग रहने पर सकार के स्थान पर सकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। आई थिंक आप लोग को ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। सकार या तवर्ग के साथ ये जो स है आप लोग जानते हैं कौन सा स है, दंत स है। सकार या तवर्ग के स्थान पर सकार या तवर्ग के साथ ये तालव्य सकार स या चवर्ग का योग रहे तो सकार के स्थान पर सकार, इस सकार के स्थान पर ये सकार हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। रामस प्लस सेते, रामस सेते, ये सकार है, ये सकार है। सकार या तवर्ग के साथ सकार, इस सकार के साथ सकार है तो सकार के स्थान पर सकार हो जाता है और तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जा रहा है, तो सकार के स्थान पर स हो जा रहा है। इस दंत स के स्थान पर तालव्य स हो जा रहा है, तो रामस प्लस सेते, रामस सेते हो जा रहा है। सत जोड़ जन, सज्जन, तत् जोड़ सत जोड़ चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्र, सत्य जोड़ चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट रूल है अष्टुना, अश्चु, अष्टुना, अष्टु। ये रूल क्या बोलता है, सकार या तवर्ग के साथ सकार, यहाँ पे देखिए दंत स है और यहाँ पे मूर्धन्य स है। सकार या तवर्ग के साथ सकार या तवर्ग का योग रहने पर सकार के स्थान पर सकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। इन रूल को
आप लोग अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग रूल पढ़े थे यहाँ पे दंत स या तवर्ग था, तो इसके साथ सकार या चवर का योग रहने पर इस सकार का ये तालव्य स वाला सकार हो जाता था और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए सकार, ये जो सकार है और तवर्ग है, इसके साथ मूर्धन्य स वाला सकार है या टवर्ग है, इसका योग जब रह रहा है तो सकार के स्थान पर ये मूर्धन्य स वाला सकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जा रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आकृष्ट प्लस त, आकृष्ट, यहाँ पे दंत स है और ये तवर्ग है, तो इस सकार का तालब, ये तालव्य से वाला नहीं, मूर्धन्य स वाला स हो जाएगा और त का ट हो जाएगा, तो आकृष्ट ये मूर्धन्य स और त का ट, आकृष्ट। वैसे ही तत् जोड़ टीका, तट्टिका। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो वीडियो को एक बार और देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। नेक्स्ट रूल है झलाम जसोयन्ते, झलाम जसवंते। इसको कितने सारे बुक में झलाम यशवंते भी लिखता है। चलिए ये रूल ये कहता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है, पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या य र ल व और हर आगे रहे तो पदांत क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। ठीक है। स्वर वर्ण वर्ग का, स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य र ल व और ह आगे रहे तो पदांत क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वाक जोड़ ईस, वागीस, यहाँ पे क के आगे स्वर वर्ण वर्ग का ये कौन सा वर्ण है? देखिए अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ये चौथा वर्ण है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो ये कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है। तो पदांत क के आगे ये चतुर्थ वर्ण है स्वर वर्ण वर्ग का, तो क का ग हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा? ग। जैसे कि आप लोग ये परिभाषा में देखें क का ग हो जाएगा, तो वाक जोड़ ईसा वागीसा हो जाएगा। अच जोड़ अंत अजंत, च का ज हो जाएगा, यहाँ पे च का ज हो जा रहा है। स्वर वर्ण वर्ग का यहाँ पे कौन सा वर्ण है? ये प्रथम वर्ण है। अच जोड़ अंत अजंत, जगत जोड़ बंधु जगत बंधु, अप जोड़ जम, अपजम, यहाँ पे प होगा। ठीक है। अप जोड़ जम अबजम। ठीक है। नेक्स्ट रूल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रूल का सूत्र है वा पदान्तस्य, अर्थात पदांत म के बाद यदि स्पर्श वर्ण किसे बोलते हैं? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हो तो पदांत म का अनुस्वार या परवर्ती वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सम जोड़ कल्प, संकल्प, इसको स अंग और ये क अधलोप ऐसे भी लिखते हैं, संकल्प। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पदांत म के बाद, पदांत म के बाद अस्पर्श वर्ण। अस्पर्श वर्ण किसको बोलते हैं? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। तो म के बाद यहाँ पे अस्पर्श वर्ण है, ये क है, तो पदांत म का अनुस्वार हो जाता है। पदांत म का अनुस्वार हो जाएगा या परवर्ती वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ पे इस परवर्ती वर्ण का ये पंचम वर्ण हो गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, संकल्प को संकल्प या संकल्प। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है सम जोड़ गम, गम, संगम। यहाँ पे म है और यहाँ पे स्पर्श वर्ण ग है, तो यहाँ पे इस म का अनुस्वार हो गया है, म का अनुस्वार हो गया है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संगम, परिवर्ती वर्ण का यहाँ पे पंचम वर्ण हो गया है। ठीक है। परिवर्ती वर्ण बाद वाला वर्ण, ये इसका पंचम वर्ण, ग का पंचम वर्ण क्या होता है? क ख ग अंग, यहाँ पे अंग हो जाता है। मृत्युम जोड़ जय, मृत्युंजय, इसको मृत्युंजय को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे परिवर्ती वर्ण का ये चचा चचा यहाँ पे इया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नियम हम लोग देखते हैं छे च, इसका सूत्र है छे च। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसे। यदि ह्रस्व स्वर के आगे छ हो तो ह्रस्व स्वर के बाद च का आगमन हो जाता है। यदि ह्रस्व स्वर के आगे, आप लोग को ह्रस्व स्वर का मतलब समझ में नहीं आता है तो इसके पहले वाले वीडियो में हम स्वर वर्ण पढ़ाया है, उसमें ह्रस्व स्वर है। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। यदि ह्रस्व स्वर के आगे छ हो तो ह्रस्व स्वर के बाद च का आगमन हो जाता है। यदि दीर्घ स्वर हो तो विकल्प से होता है। ठीक है। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। शिव जोड़ छाया, शिव छाया, यहाँ पे ह्रस्व स्वर के आगे छ हो, ह्रस्व स्वर है, उसके आगे छ है, तो च का आगमन हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। जैसे कि परिभाषा कर रहा है तो शिव जोड़ छाया, शिव छाया, यहाँ पे च का आगमन हो गया। ठीक है। इसका मतलब होता है शिव की कृपा। ऐसे ही लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया, मतलब लक्ष्मी माता की कृपा, लक्ष्मी की कृपा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नियम है खरी च, इसका सूत्र है खरी च। इसका मतलब हुआ किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के आगे, किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के आगे वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स हो तो तृतीय या चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के आगे, किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो, उसके आगे यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम या द्वितीय वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत स हो तो इस तृतीय वर्ण का, तृतीय या चतुर्थ वर्ण का उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है? प्रथम वर्ण हो जाता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिग जोड़ पाल,
दिक्पाला। यहाँ पे ये कवर्ग का तृतीय वर्ण ग है और ये पवर्ग का प्रथम वर्ण प है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जा रहा है, इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जा रहा है। दिग जोड़ पाला, दिक्पाला, यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम वर्ण क हो गया। ठीक है, मतलब दिशाओं का रक्षक, इसका मतलब होता है दिशाओं का रक्षक, दिशाओं की रक्षा करने वाला। ठीक है, विपत्त जोड़ काला, विपत्त काला, यहाँ पे देखिए तवर्ग का तृतीय वर्ण है और यहाँ पे कवर्ग का प्रथम वर्ण है। तो जब ये दोनों की संधि होगी तो द जो है इसका प्रथम वर्ण क्या है, त है, तो यहाँ पे त हो गया, तो विपद जोड़ काला, विपत्त काला हो जाएगा। ठीक है, मतलब विपत्ति का समय है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो संधि का ही बनाएंगे और विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हो और वीडियो को बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।